क्या होता है RMS। जैसे अप्लाइड वोल्टेज अगर हमने ले लिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसकी RMS वैल्यू क्या आती है VRMS V नॉट बाई रूट टू। ठीक है, इसका मतलब एक तो ये है कि जो RMS वैल्यू होती है वो केवल पीक वैल्यू पे डिपेंड करती है, उस वो ओमेगा पे डिपेंड नहीं करती है। इतना क्लियर है। इसमें केवल V नॉट बाई रूट टू आ गया है, तो ये ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हुआ ये था कि इनिशियली जब वोल्टेज लगाया गया तो वोल्टेज कितना था, V नॉट साइन ओमेगा नॉट टी था, पीक वैल्यू V नॉट थी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा 1 थी। तो जब ओमेगा 1 थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, 30 था, ये 60 था, और फिर ये 100 था। उन्होंने ये कहा है कि ओमेगा को बदल के ओमेगा 2 कर दिया, और जब ओमेगा 2 कर दिया है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो वोल्टेज अगर यहाँ 50 आ रहा है तो फिर हमको बताना है कि ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 1। अच्छा, लेकिन इसमें वोल्टेज में केवल ओमेगा चेंज हुआ है, वी नॉट चेंज नहीं हुआ, यानी कि RMS वैल्यू चेंज नहीं होगी, RMS सेम रहेगी। ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये ना बाद वाली अगर हमको RMS वैल्यू निकालनी है, ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करें जो गिवन है ये। तो L कितना है, 20, वोल्टेज 100 है, तो इससे करंट निकल आएगा। हाँ, कितना है करंट सर्किट में बताओ। ओमेगा के टर्म्स में आया था मेरा जब मैंने करा। I या V इक्वल टू कितना होता है, इक्वल्स टू IXL। IXL। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई x ओमेगा L। तो V कितना है, V था 100। ये 100 कौन सी वैल्यू, RMS है। RMS। XL बताओ क्या है, XL ओमेगा ओमेगा 1 इनटू इंटू 20 की पावर -3। 3, तो कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली बताओ। ये हो गया 5 × 10⁻³ 5 बाई ओमेगा 1 मिलियन अपॉन ओमेगा 1। ये तो वैल्यू आ गई I की। अच्छा, अब इसमें XC की वैल्यू बताओ क्या है। V C इक्वल टू I XC। तो I की वैल्यू I XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो C की वैल्यू क्या है, I अपॉन, इसकी वैल्यू आएगी I अपॉन VC ओमेगा 1। तो I कितना था, 5 × 5000 अपॉन 10 की पावर 3 10 अपॉन ओमेगा 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। VC भी मालूम था ना, VC कितना था 60, तो ये 60 ओमेगा 1 का स्क्वायर। स्क्वायर था। यस सर। ये वो मतलब आ गया ओमेगा 1 ओमेगा 60 ओमेगा 1 था, यस सर। तो ओमेगा 1 का स्क्वायर। कितना बचा सॉल्व करके ये, ये 1/12 10,000/12 ओमेगा 2 इतना स्क्वायर। हाँ इतना ही बचा ना, हाँ जी सर। कुछ चेंज तो नहीं, चेक कर लो कुछ छूटा तो नहीं। VC था IXC, ये I 1 अपॉन ओमेगा C, तो C इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन VC। VC था 60 था, यस सर। 60 और I की वैल्यू में भी एक ओमेगा 1 था। ठीक है, तो ये C आ गया। R की वैल्यू पता चल जाएगी इससे, 30 वोल्ट। तो VR इक्वल टू IR, तो R कितना आया, VR अपॉन VR कितना था 30 अपॉन I कितना 5,000 बाय ऊपर ओमेगा 1। ये आ गया। चलो ठीक है, ये हमने करंट वरंट निकाल लिए। C और R की वैल्यू निकालिए। अब इसमें, हाँ अब इसमें देखो क्या हुआ, बाद वाले केस में, सेकंड वाले केस में ये वोल्टेज कितना हो गया है, 50 हो गया है। सेकंड केस में सर ये क्वेश्चन हो तो गया था लेकिन बहुत लंबा था। नहीं अभी रुक जाओ, अभी करते हैं। नहीं, इसमें ओमेगा 1 को ओमेगा 2 डैश मान के। अब ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में ये जो वैल्यू है ये हटा के इसको कितना कर देना है, 50 वोल्ट हो जाएगा। और इस समय हमको बताना है कि इस समय जो ओमेगा 2 है, ये जो ओमेगा नॉट है इसको बदल के ओमेगा 2 कर दिया है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है। अब देखो कि इसमें अगर ये 50 है,
इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर 50 है तो जब हम पीक वैल्यू निकालें कि पीक वैल्यू वोल्टेज की है क्या, तो वी आर एम एस निकालते हैं। VRMS ओके, वी आर एम एस कितना है, अंडर रूट अंडर रूट, अच्छा इससे करके वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो पहले वाले केस की तो हमें सारी वैल्यूज पता थी, तो उस केस में वी आर एम एस कितना था ये निकालते। वी एल कितना था पहले बार, यही है सर, नीचे 160 30। अच्छा ये लिखा हुआ तो है सर 50 हो 100 जाएगा, माइनस 60 का स्क्वायर 50 ही आएगा, प्लस 50 ही आएगा, VR 50 30 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, डायरेक्ट 50 लिख दीजिए 50 हो गया तो वी आर एम एस इक्वल टू आया 50 वोल्ट। वोल्ट। इसका मतलब है कि जो सोर्स है ना V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, इसका जो वी आर एम एस है वो होगा कितना, वी नॉट बाई नॉट बाय √2, √2 के बराबर। ठीक है, तो V नॉट आ गया 50 √2। 50 √2 है, मतलब मैं सिंपल ये बता रहा हूँ, ये ओमेगा पे तो डिपेंड करता नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी है 50 √2, 50 वोल्ट है। अच्छा हाँ, वी आर एम एस कितना है 50 वोल्ट है। ये आ गया समझ में, नहीं आया अभी, अरे तुम कक्षा में ये क्या नाम उसका तनिष्क, ये जो वी आर एम एस है कितना है बाद में 50 वोल्ट है। तुमने मुझे भुलवा दिया, इधर देखो ये वी आर एम एस कितना है 50 वोल्ट है, और सेकंड केस में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली सोर्स की कब होता है, ये कब होता है रेजोनेंस रेजोनेंस की कंडीशन में होता है, है। यानी कि ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ओके, अच्छा, और वो और ये समझ में आया ये क्यों है ऐसा, ओमेगा एल इक्वल्स टू ये आर एम एस वैल्यू 50 आई है और बाद में रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही वोल्टेज 50 है। अगर ये 50 है मतलब ये दोनों का वोल्टेज इक्वल होता है और फेज में अपोजिट होता है, यानी ये ओमेगा 2 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल इक्वल्स टू ओमेगा 1 बाय ओमेगा, तो सर इसको ये तो एक तरीके से वो हो गया ना प्योर 1 रेजिस्टेंस बाय रूट एल 1 बाय √LC। अब एलसी की वैल्यू अब एल कितना आया था, सर L तो 2 की पावर 20 की पावर माइनस कहाँ गया, था सर, वो तो गिवन था। नहीं निकाला था, अच्छा हाँ उसमें गिवन ही था, सही L बात है। गिवन है सर, C निकालना, C निकालना 20 की 20 10 की पावर माइनस 3 और C और सी कितना था, सर ऊपर निकाला था। तो C की वैल्यू ओमेगा 1 में ये था हाँ जी, 10 की पावर 1000 बाय 12 ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 1 तुम ही बोल लो, 10 की पावर मैं याद 3 कर रहा अपॉन था कितना, 12 12 इनटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ तो ओमेगा 1 का सही स्क्वायर, बात, चेक कर लो स्क्वायर था कि नहीं। फिर होगा वैसे ओमेगा 1 तो पहुंच गया ऊपर, और नीचे कितना बचा, 10 की पावर 3 उड़ गया, अंडर रूट 20 और अंडर रूट 12 ऊपर पहुंच गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, रूट 3 बाय 5 3 बाय 5 में से रूट 3/5 हो गया। ओमेगा 1 तो ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल तूने ऐसे निकाला था? मैंने ठीक है, समझ गए। फ्रीक्वेंसी निकाली थी, रेजोनेंस वाली। लग गए भाई। सही वैसे था करने वाला क्वेश्चन, करने वाला मतलब मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में ये दिया हुआ है, टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस along a string. They interfere to produce a stationary wave whose equation is given by this. The amplitude of the particle at x equal to 4/3 centimeter will be, in सेंटीमीटर निकालना है। तो देखो स्टर्निंग वेव की जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें टी नहीं होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टर्निंग वेव होता है। तो हमने इसको बना लिया यहाँ पर a इक्वल टू 10 cos पाई x के बराबर। अब आगे सॉल्व करने से पहले ना इसमें एक बार x को 0 रख लिया करो, तो x को हमने 0 रखा तो a इक्वल टू कितना है 10, यानी कि जहाँ पर हम x को 0 ले रहे हैं वहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है 10 है, 0 नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे हम, इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यानी कि इसको मैंने कितना लिया x इक्वल टू 0, यहाँ पर मैंने ले लिया है x इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है ये कितना है 10 है। अब इन्होंने पूछा है कहाँ पर निकालना है हमको, अब निकालना है x इक्वल टू 4/3 पर, तो इसमें x की वैल्यू 4/3 रख दो, तो हमने 4/3 रखा तो ये हो जाएगा cos 4π/3, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/3, ये हो जाएगा -10 cos π/3। सॉल्व करने पर cos π/3 की वैल्यू कितनी रख देंगे हम इसमें
1/2 के बराबर, तो ये जाएगा -5। अब -5 से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मान लो ये -5 वाली पोजीशन है, तो ये कभी +5 भी होगा, -5 भी होगा। एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर +5 -5 दोनों वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड with a single slit illuminated at normal incidence. At the angular position of the first diffraction minimum, the phase difference in radians between the wavelets from the opposite edges of the slit. तो इसमें फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन हम कैसे निकालते थे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में, उसको हम पढ़ लेते हैं। ये सिंगल स्लिट बना ली हमने, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, और स्लिट की जो विड्थ है वो कितना लेते थे हम, स्लिट की विड्थ आ जाती है ए के बराबर लिया करते थे जनरली, ठीक है। ये कितनी है, स्लिट की विड्थ है ए के बराबर, ठीक है, यहाँ तक की। फिर जब हम स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो यहाँ से आने वाली वेव है यहाँ से, और एक वेव इसके इधर आधे वाले पार्ट से जो आती है, इन दोनों में होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इनमें फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का, और यहाँ पर मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी होगा। और फिर एक वेव इसके नीचे से आएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग इसके नीचे से आएगी, एक यहाँ से आएगी तो एक सब यहाँ से आएगी। तो ये फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन होती है। तो फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन में जो वेव यहाँ से आ रही है स्लिट के अपर पार्ट से और एक मिडिल पार्ट से, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का। इसलिए ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा, इन दोनों से आने वाली जो वेवलेट्स होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और हमको फर्स्ट मिनिमम मिलता है। तो जब यहाँ से आने वाली वेव और इसके बीच में अगर फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है, तो इसके और सबसे नीचे के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। इन दोनों में कितना है, पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस इनके बीच में, 2π के बराबर, ठीक है। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछा ये था फेज डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम द अपोजिट एजेस ऑफ द स्लिट। अपोजिट एज मतलब यहाँ से और यहाँ से, तो आंसर कितना होगा, ये 2π। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका A cube of wood supporting a 200 gram mass just floats in water. A cube of wood supporting 200 gram mass just floats in water. When the mass is removed, the cube rises by 2 centimeter at equilibrium side. At equilibrium, अब यहाँ पर यह होना क्या चाहिए, ये फुल स्टॉप होना चाहिए था यहाँ पर, इक्विलिब्रियम, और यहाँ से फिर है साइड ऑफ द क्यूब इज 5n सेंटीमीटर, फाइंड n। तो इसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें ये मान लो एक कंटेनर है, ये मैंने एक कंटेनर बना दिया, इस कंटेनर में एक बना देते हैं हम क्यूब, ये क्यूब है, और ये क्यूब क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जस्ट सबमर्ज, यानी कि इस तरह से फ्लोट कर रहा है, और इसके ऊपर रखा हुआ है एक मास, वो कितना है, वो दिया हुआ है 200 ग्राम के बराबर। इसके बाद क्या होता है कि इसमें से जो मास है इसको हम ऊपर रिमूव कर देते हैं। तो इसका दूसरा डायग्राम में बना देता हूँ। ये वाली सिचुएशन है, इसमें ये जो 200 ग्राम है ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने से होता ही है कि ये कुछ ऊपर चला जाता है। कितना ऊपर चला गया है ये वो लिख देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ये ऊपर चला जाता है 2 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि ये जो मास हमने यहाँ रखा हुआ था उस मास का इफेक्ट ये था 200 ग्राम का, कि उसकी वजह से ये 200 सेंटीमीटर नीचे जाता था और एडिशनल वाटर को डिस्प्लेस करता था उसके वेट को बैलेंस करने के लिए। तो जो मास हमने रिमूव किया है उसका वेट कितना है, उसका वेट है 200/1000 kg, जी की वैल्यू 10, ये वेट है। और इस वेट को बैलेंस करने के लिए क्यूब को कितना अंदर जाना पड़ता है, 2 सेंटीमीटर। तो कितना वाटर रिमूव करेगा या डिस्प्लेस करेगा ये, तो क्यूब की एक एज मान लेते हैं ए है, तो a² × 2/100 ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए लिखा। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको मान लिया है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ए है। तो क्यूब के बेस का एरिया कितना हो गया, a²,
और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। 2/100 ये हो गया वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000 इंटू जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 0 तो यहाँ तो रहेगा केवल 2 इक्वल टू 2 और 1 0 ये 1 ये तो ये भी उड़ गए यहाँ से। तो यहाँ कितना बचता है 200 ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू आती है 1/100। तो ए इक्वल टू आया 1/10 मीटर, या ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ए 10 सेंटीमीटर है और ये किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 5n के बराबर। तो उसको लिखो 5n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होगा आंसर, है ना। इसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिचुएशन ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय बी नॉट 1 प्लस एक्स बाई ए के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट है यहाँ पर, यानी कि ये इस तरह से क्रॉस नहीं डॉट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के साथ बदल रही है, ठीक है। तो एक्स के साथ वेरी कर रही है। एक स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप को किस वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v नॉट से। तो हमको बताना है कि इस लूप में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें निकालने के लिए हमने क्या काम किया, हमने मान लिया कि इस मैग्नेटिक फील्ड में ये स्क्वायर लूप है और ये स्क्वायर लूप की एक साइड x डिस्टेंस पर है और दूसरी कितनी है x प्लस डी पर है। तो इस एक्सिस से x डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, ये एलिमेंट कितना है dx। इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालते हैं पहले। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए, और यहाँ पर b होगा b नॉट 1 प्लस एक्स बाई ए। एरिया हो जाएगा d, ये लेंथ कितनी है d और ये है dx। तो ये रेक्टेंगल शेप में है एलिमेंट, तो d इंटू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे x से लेके, यहाँ से x से लेके x प्लस डी तक। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा, ये फाई आ गया। अब इस फाई को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाई बाई डी टी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो इससे आंसर आ जाता है बी नॉट, छूट गया यहाँ पर, बी नॉट इंटू डी। तो ये हो जाएगा बी नॉट टी स्क्वायर वी नॉट बाई ए। तो आंसर हो गया इसका डी, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह का हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रॉड मूव कर रही है और इसमें हम ये वुडन रॉड है और इसके ऊपर जो पेंट है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है, लेकिन कितना है, ये केवल एल लेंथ में है और जो टोटल लेंथ है इसकी वो कितनी है 3l के बराबर है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि इस वाले रीजन में इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। और जो वुडन पार्ट है उसमें तो होगा नहीं, जो कंडक्टिंग पार्ट है उसी में ईएमएफ आएगा। हमने क्या काम किया कि ये एक रॉड मान ली जिसकी लेंथ कितनी है टोटल 3l के बराबर है। लेंथ इसकी 3l है और जो ये वाला पार्ट है ये l है। तो मैंने यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर, और बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया है ये dx। पहले हम dx एलिमेंट में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं। तो dx एलिमेंट x रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा x। तो bvl होता है, तो b v ओमेगा x और लेंथ कितनी है dx। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, ये 2l है, ये कितना है 3l। तो 2l से 3l तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर हो जाएगा 5/2 b ओमेगा l स्क्वायर, और आंसर हो गया इसका सी। बचा है हमारे पास कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 16। रेडिएशन of wavelength lambda is incident on a photocell. The fastest emitted electron has a speed v. If the wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest emitted electron will be। 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि EV नॉट जो फर्स्ट केस में है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी EV नॉट,
तो उसको लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर। जो एनर्जी थी फोटोन की वो कितनी थी, एस सी बाई लेमडा, ये हो जाएगी वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट के बराबर। सेकंड केस में वेवलेंथ को चेंज करके 3 लैम्डा बाई 4 कर दिया है, तो ये 4 एस सी बाई 3 लैम्डा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट डैश। इसको हम मान लेते हैं कि ये लिखी मैंने इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा, एस सी बाई 3 लेमडा इक्वल टू ई वी डैश माइनस ई वी। ई वी डैश क्या है, सेकंड केस की काइनेटिक एनर्जी, ये पहले केस की काइनेटिक एनर्जी है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एस सी बाई 3 लेमडा। हमने क्या काम किया है कि ये जो है इसको हम इधर ले आए। अब देखो एस सी बाई लेमडा क्या लिखा जा सकता है, एस सी बाई लेमडा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, एस सी बाई लेमडा की वैल्यू 5 प्लस ई वी नॉट। तो ये 1/3 कॉमन लिया यहाँ से, और एस सी बाई लेमडा जो था उसकी वैल्यू को हमने ये एच सी बाई लेमडा जो है इसकी वैल्यू को 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया। तो इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करें तो ये आ जाता है इतना, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू 2/3 एम वी स्क्वायर प्लस 5/3। अब बस छोटी सा काम करना है, इनइक्वलिटी बनानी है। मैं 5/3 को अगर यहाँ से हटा दूँ तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर ग्रेटर देन 2/3 एम वी स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर दें तो वी वन ग्रेटर देन 2v/√3 आ जाता है। 2v/√3 या 2 में ना निकालो तो इसको √4/3 ही लिख सकते हो, √4/3v। तो ये देखिए 4/3, ठीक है, ग्रेटर देन में आएगा ये। तो ये आंसर हो गया सी इसका। इसके बाद कौन सा